इतिहास हमें बताता है कि नरसंहार कभी अचानक नहीं होता। पहले विचारों में नफरत घोला जाता है, फिर शब्द ठूसे जाते हैं, फिर नफरत की पैकेजिंग करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो आखिरकार नरसंहार के रूप में सामने आता है। ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ नफरत भी पहले शब्दों से शुरू हुई थी। उन्हें देश की समस्याओं का जिम्मेदार बताया गया, अंदरूनी दुश्मन कहा गया, उनकी पहचान को शक के दायरे में डाला गया। और जब ये भाषा सामान्य बन गई, तब गैस चैम्बर्स और यातना शिविर आए जो लाखों यहूदियों को खा गए। रवांडा में भी यही हुआ। 1990 के दशक में रेडियो रवांडा ने तुत्सी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाना शुरू किया। रेडियो ब्रॉडकास्ट में तुत्सियों को इंसान नहीं बल्कि तिलचट्टा कहा गया। उन्हें देश का दुश्मन बताकर खत्म करने की बात की जाती। दिन रात रेडियो पर यही जहर फैलाया जाता रहा। कौन दुश्मन है, कहां रहता है और उसके साथ क्या किया जाना चाहिए। जब नफरत का यह नशा लोगों को चढ़ गया तो नरसंहार को अंजाम देने के लिए किसी आदेश की जरूरत नहीं पड़ी। पड़ोसी ने पड़ोसी को मारा, दोस्त ने दोस्त को। सिर्फ 100 दिनों के भीतर करीब 8 लाख लोग मारे गए। इन दोनों जगहों पर एक बात कॉमन थी, नफरत को समय रहते रोका नहीं गया। हाल ही में आई इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट बता रही है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीचेस का मामला बढ़ा है। जिहाद पसंद लोग आकर बस रहे हैं, उनके द्वारा डेमोग्राफी देवभूमि की खराब की जा रही है। हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू राष्ट्र की जिद पर नहीं अड़ा तो वो हिंदुस्तानी है ही। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। बटोगे तो क्या हम सब फिलहाल उसी खतरनाक मोड़ पर खड़े जहां नफरत को बयान, भावना या राजनीति कहकर इग्नोर किया जा रहा है? क्या देश की मेजॉरिटी को क्रिमिनल बनाने की साजिश चल रही है? क्या बाबाओं का सोशल मीडिया प्रेजेंस और उस पर होती वायरल नफरती बयानबाजी उसी साजिश का हिस्सा है? यह खबर आपको बतानी जरूरी है क्योंकि दिस इज द न्यूज दैट मैटर्स। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीचेस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में देश भर में मुसलमानों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ 668 हेट स्पीच इवेंट्स दर्ज किए गए। उस वक्त भी यह संख्या कम नहीं थी, इसे रोका जाना चाहिए था, लेकिन उसके उलट साल 2024 में यह आंकड़ा अचानक छलांग लगाता है। एक ही साल में हेट स्पीचेस की संख्या बढ़कर 1165 हो जाती है, यानी सिर्फ 12 महीनों के भीतर करीब 75% की वृद्धि। साल 2024 में लोकसभा चुनाव हुए और राजनीतिक भाषणों में धार्मिक ध्रुवीकरण खुलकर सामने आया। चुटभैये नेताओं के अलावा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कई ऐसे बयान दिए जिनमें मुसलमानों को निशाना बनाया गया। एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर विपक्ष सत्ता में आया तो ये लोग आपकी भैंस, आपका सोना ले जाएंगे। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र पर उन लोगों की नजर है। તમારી પાસે 2 ભેંસ હોય તો એક ભેંસ કોંગ્રેસ વાળા કહે છે સરકારમાં આપી દો, એક તમારા છોકરાને આપવાની। કેમ તો અમારે એક ભેંસ અમારી વોટ બેંકમાં આપવાની છે। भले ही भाषण में सीधे तौर पर मुसलमान शब्द का इस्तेमाल ना किया गया हो, लेकिन यह बात साफ थी कि किस समुदाय की ओर इशारा किया गया है। इसके अलावा मछली, मटन और मस्जिद जैसे शब्दों को बार बार उछालकर मुसलमानों को एक खास सांस्कृतिक पहचान में बांधने और उन्हें दूसरा साबित करने की कोशिश की गई। कहानी यही नहीं रुकती। 2025 जो एक चुनावी साल भी नहीं था, उसमें भी हालात सुधरने के बजाय और खराब हुए। इस साल कुल 1318 हेट स्पीचेस इवेंट्स दर्ज किए गए। 2024 के मुकाबले 13% ज्यादा और 2023 के मुकाबले लगभग 97% ज्यादा थी। यानी 2 सालों बाद ही नफरत भरे भाषणों की संख्या लगभग 2 गुनी हो गई। इस रिपोर्ट में हेट स्पीच को पहचानने के लिए यूनाइटेड नेशंस के तय किए गए अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क को आधार बनाया गया है, जिसे दुनिया भर में हेट स्पीच के अध्ययन में इस्तेमाल किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक किसी भाषण, बयान
यह व्यवहार को तभी हेट स्पीच माना जाता है जब उसमें किसी व्यक्ति या पूरे समुदाय पर उसकी पहचान के आधार पर हमला किया जाए या उसे अपमानजनक और भेदभावपूर्ण भाषा के जरिए निशाना बनाया जाए। यह पहचान धर्म, नस्ल, जातीयता, राष्ट्रीयता, रंग, लिंग या किसी अन्य सामाजिक पहचान से जुड़ी हो सकती है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रिपोर्ट में हर तीखा या विवादित भाषण हेट स्पीच नहीं माना गया है। यानी हेट स्पीच की इस लिस्ट में सख्त आलोचना, राजनीतिक बयान या असहमति शामिल नहीं है। उसके बावजूद संख्या का इतना बड़ा होना डर पैदा करता है। 2025 में औसतन हर दिन 4 हेट स्पीच इवेंट्स दर्ज हुए। इंडिया हेट लैब की यह रिपोर्ट बताती है कि 2025 में दर्ज हुई लगभग सारी हेट स्पीच का केंद्र मुसलमान ही रहे। कुल 1318 हेट स्पीचेस इवेंट्स में से 1289 मामलों में मुसलमानों को सीधे तौर पर या ईसाइयों के साथ मिलकर निशाना बनाया गया। यानी 98% घटनाएं ऐसी थी जिनका सीधा असर मुस्लिम समुदाय पर पड़ा। यानी मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण अब किसी एक चुनाव, किसी एक घटना या एक इलाके तक सीमित नहीं रह गए, बल्कि नफरत अब रोजमर्रा की राजनीति और सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी है। भाषणों में मुसलमानों को बार बार ऐसे शब्दों और आरोपों के जरिए पेश किया गया जिससे उन्हें देश के लिए खतरे के तरीके से दिखाया जा सके। कहीं उन्हें घुसपैठिया कहा गया, कहीं जनसंख्या बम, तो कहीं अंदरूनी दुश्मन। कई मंचों से यह तक कहा गया कि मुसलमान भारत की संस्कृति, सुरक्षा और पहचान के लिए खतरा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2025 में करीब आधी हेट स्पीचेस में मुसलमानों के खिलाफ किसी न किसी तरह की साजिशी थ्योरी का इस्तेमाल किया गया। लव जिहाद, लैंड जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद, वोट जिहाद, एजुकेशन जिहाद। यानी ये शब्द अब सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजेस या सोशल मीडिया पोस्ट नहीं रह गए, बल्कि इन्हें खुले मंचों से नेताओं, धार्मिक प्रवचनों और रैलियों में दोहराया जाने लगा। इन साजिशी नैरेटिव्स के जरिए मुसलमानों को एक संगठित समूह के तौर पर दिखाया जाता है जो कथित तौर पर हिंदुओं को धोखा दे रहे हैं, उनकी जमीन हड़प रहा है, उनकी बेटियों को फंसा रहा है और लोकतंत्र को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आगे इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट बताती है कि 2025 में बड़ी संख्या में ऐसे भाषण दिए गए जिनमें साफ तौर पर हिंसा की अपील की गई। यानी बात सिर्फ बोलने की नहीं, बल्कि लोगों को उकसाने, भड़काने और हमला करने के लिए तैयार करने तक का है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में 308 हेट स्पीचेज ऐसी थीं जिनमें मुसलमानों के खिलाफ खुलकर हिंसा का आह्वान किया गया। कहीं मुसलमानों को सबक सिखाने की बात हुई तो कहीं जवाब देने और साफ करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। ये शब्द भले ही सीधे गोली या लाठी की बात ना करें, लेकिन इनका मतलब सुनने वालों को अच्छी तरह समझ में आता है। इतना ही नहीं, 136 भाषणों में लोगों से हथियार उठाने तक की बातें कही गई, कहीं त्रिशूल बांटे गए, कहीं तलवारें लहराई गई और कहीं खुले मंचों से कहा गया कि हिंदुओं को अब तैयार रहना होगा। ये सब ऐसे माहौल में हो रहा है जहां पहले से ही मुसलमानों को डर और शक की नजर से देखा जा रहा है। हिंसा की यह भाषा सिर्फ लोगों तक सीमित नहीं रही, बल्कि धार्मिक स्थलों को भी सीधे सीधे टारगेट किया गया। 2025 में 276 भाषणों में मस्जिदों, दरगाहों और चर्चेस को हटाने या तोड़ने की मांग की गई। ज्ञानवापी मस्जिद और शाही ईदगाह जैसे नाम बार बार मंचों से लिए गए। 22 जनवरी को महाराष्ट्र के पालघर जिले के चिंचोटी इलाके में एक कार्यक्रम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश पाटिल ने कहा कि हमारे भगवान ज्ञानवापी और शाही ईदगाह के अंदर हैं, इसलिए बाबरी मस्जिद जैसी कार्रवाई दोहराई जानी चाहिए। 19 मार्च को उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने मंच से कहा कि काशी और मथुरा की मस्जिदों को गिराया जाएगा बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के। इसके साथ साथ सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार की खुली अपील भी की गई। मुसलमानों से सामान ना खरीदने, उनके साथ कारोबार ना करने, उन्हें मोहल्लों में से बाहर करने जैसी बातें कई भाषणों में सामने आई और इनका असर भी देखने को मिला। पिछले साल ही जब उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र में एक मुसलमान शख्स सलीम उर्फ बबलू ने स्थानीय निवासी प्रदीप शर्मा से एक मकान खरीदा जो एक मंदिर के पास था, तो इस पर स्थानीय हिंदू समाज के लोग भड़क गए। उन्होंने लैंड जिहाद का आरोप लगाकर अपने अपने घरों की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में पोस्टर चिपका दिया, ये मकान बिकाऊ है। यानी अगर एक मुस्लिम यहाँ घर खरीदेगा तो हम सब अपना घर बेचकर यहाँ से चले जाएंगे। इन लोगों ने मकान खरीदने वाले शख्स सलीम पर आरोप लगाया कि ये मांस मछली खाकर अवशेष मंदिर के आसपास फेंक देता है। लेकिन जब पुलिस ने मांस मछली खाकर अवशेष फेंकने के क्लेम की पड़ताल की तो पाया कि लोगों के ये दावे झूठे हैं। घर में अभी भी प्रदीप शर्मा का ही परिवार रह रहा था। सलीम तो अभी शिफ्ट ही नहीं हुआ था, तो मांस मछली के अवशेष आए कहां से? किसी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने का सबसे आसान तरीका है पहले उनकी पहचान पर सवाल खड़े करो, फिर उसी आधार पर उन्हें टारगेट करो।
इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट बताती है कि 2025 में नफरत फैलाने के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिया जैसे शब्दों का जमकर इस्तेमाल हुआ और इसका सीधा असर भारत के अपने मुसलमानों पर पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 69 हेट स्पीच इवेंट्स में रोहिंग्या मुसलमानों को निशाना बनाया गया, लेकिन हकीकत यह है कि इन भाषणों में शायद ही कहीं किसी खास रोहिंग्या शरणार्थी का जिक्र था। मंच से जो बातें कही गई वो आम मुसलमानों के खिलाफ थी, बस उन्हें रोहिंग्या कहकर विदेशी साबित करने की कोशिश हुई। इसी तरह 192 भाषणों में बांग्लादेशी घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल किया गया। खासकर बंगाली मूल के मुसलमानों को इस तरह टारगेट किया गया, चाहे उनके पास भारतीय नागरिकता हो, जमीन हो, वोटर कार्ड हो या पीढ़ियों से रहने का इतिहास। भाषणों में उन्हें फिर भी बांग्लादेशी कहा गया। उन्हें घरों से बेदखल किया गया। असम के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 2016 से लेकर अगस्त 2025 तक राज्य में 15,270 परिवारों को बेदखल किया जा चुका है। प्रतिदिन टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है कि जिन परिवारों को निशाना बनाया गया उनमें से करीब 70% मियाँ यानी बंगाली मुसलमान समुदाय के हैं। आमतौर पर यह उम्मीद की जाती है कि सरकार चाहे किसी भी विचारधारा की हो, वो समाज को जोड़ने की भूमिका निभाएगी या कम से कम खुली नफरत से दूरी रखेगी। लेकिन इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट बताती है कि मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हेट स्पीचेस के मामले में सत्ता और नफरत के बीच की दूरी लगभग खत्म हो चुकी है। यहां सिर्फ हिंदुत्ववादी संगठनों की बात नहीं है, बल्कि खुद सरकार से जुड़े चेहरे भी इस माहौल को और ज्यादा गर्म करते दिखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में जिन संगठनों के नाम सबसे ज्यादा हेट स्पीच इवेंट से जुड़े पाए गए उनमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सबसे आगे है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल और अन्य छोटे बड़े हिंदुत्ववादी संगठन आते हैं। हैरानी की बात यह है कि बीजेपी खुद भी इस सूची में शामिल है। कुल मिलाकर 160 से ज्यादा संगठन ऐसे पाए गए जिनके मंचों से मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए गए। रिपोर्ट बताती है कि 2025 में कई ऐसे नेता सामने आए जो या तो सरकार का हिस्सा हैं या सत्ता से सीधे जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबसे ज्यादा 71 हेट स्पीचेस दी। उनके बाद हिंदुत्ववादी नेता प्रवीण तोगड़िया ने 46, सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय 35 और महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे 28 हेट स्पीचेस का नाम आता है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे शीर्ष पदों पर बैठे नेताओं के नाम भी रिपोर्ट में दर्ज हैं। जब देश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें तो नीचे तक यह संदेश जाता है कि नफरत पर कोई सख्त रोक नहीं है। इसी का नतीजा यह है कि 88% हेट स्पीचेस इवेंट्स उन राज्यों में दर्ज किए गए जहां बीजेपी या एनडीए की सरकार है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में नफरत भरे भाषणों के मामले सबसे ज्यादा सामने आए। इसके उलट जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है वहां इन घटनाओं में गिरावट देखी गई। ये पूरी तस्वीर सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये उन शब्दों की कहानी है जो बार बार बोले गए, दोहराए गए और धीरे धीरे सामान्य बना दिए गए। सबसे खतरनाक पहलू यह है कि मुसलमानों को एक पूरे समुदाय के रूप में दोषी ठहराया जाता है। किसी एक घटना, किसी एक अपराध या किसी एक व्यक्ति के नाम पर पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। जब ये बातें बार बार दोहराई जाती हैं तो धीरे धीरे ये समाज के एक हिस्से के लिए सच बन जाती है। जब नफरत रोजमर्रा की भाषा में घुलने लगे तो वो सिर्फ मंचों तक सीमित नहीं रहती, वो मोहल्लों में उतरती है, घरों के दरवाजों तक पहुंचती है और आम लोगों की जिंदगी को सीधे इम्पैक्ट करती है। इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट ये नहीं कहती कि भारत में हर भाषण नफरत से भरा है, लेकिन ये जरूर बताती है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत को जिस तरीके से बार बार संगठित ढंग से ताकतवर मंचों से दोहराया जा रहा है वो देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे के लिए एक बड़ी चुनौती है। जब पहचान के आधार पर किसी समुदाय को शक की नज़र से देखा जाने लगे, जब उसके नागरिक होने पर ही सवाल खड़े कर दिए जाएं, तो ये सिर्फ उस समुदाय का मसला नहीं रह जाता। ये सवाल सत्ता की जिम्मेदारी का है और समाज की सामूहिक चेतना का। सवाल ये है कि क्या नफरत को यूं ही राजनीति की रोजमर्रा की रणनीति बनने दिया जाएगा या फिर इसे रोकने की कोशिश होगी। इतिहास बार बार बता चुका है, नफरत जब सामान्य बना दी जाती है तो उसके नतीजे कभी सामान्य नहीं होते। जर्मनी और रवांडा में हम सब ये देख चुके हैं। जब भी नफरत बिना चुनौती के बढ़ी है तो अंत में नतीजा नरसंहार ही निकलता है। इस नरसंहार के नतीजे तक हम ना पहुँचे, इसके लिए ज़रूरी है हम सबका अवेयर होना, हम सबका जागृत होना और इस मैसेज को फैलाना कि भैया नफरत मत करो, नफरत से देश टूटेगा, जुड़ेगा मोहब्बत से। आपको क्या लगता है अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।